सो लास्ट क्लास अपन कंसाइनमेंट स्टार्ट किया था। कंसाइनमेंट कुछ नहीं, एक एजेंसी सेल बिजनेस टाइप का है। यहाँ पे दो पार्टीज होगा, वन इज कंसाइनर एंड अदर वन इज कंसाइनी। कंसाइनर कौन है? द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स या फिर हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स। वेयर एज कंसाइनी कौन हो गया? द एजेंट ऑफ द कंसाइनर, जिसका काम क्या है? वो आगे गुड्स सेल करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंसाइनर। सो कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो डॉक्यूमेंट भी भेजना पड़ेगा साथ में। उस डॉक्यूमेंट को अपन क्या बोलता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। एंड उसके बाद में कंसाइनी ने ओवर द पीरियड क्या किया क्या नहीं किया, कितना गुड सेल किया, कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसका कमीशन कितना बनता है, वो सारा डिटेल भी वो देता है कंसाइनर को। वो उसके लिए वो क्या भेजेगा? अकाउंट सेल्स बना के भेजेगा, राइट। तो ये तो एक प्रोसेस था। उसके बाद हमने देखा था कि ड्यूरिंग द जर्नी एक बार कंसाइनर के वहां से गुड्स निकल गया, जब तक कंसाइनी के घर तक रीच नहीं करता, कंसाइनी के ऑफिस या गोडाउन तक रीच नहीं होता, तब तक जितना भी एक्सपेंसेस होगा आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वंस द गुड्स रीचेस द हाउस ऑफ द कंसाइनी, उसके बाद सेल करने के लिए या फिर उस गुड्स को सेफली रखने के लिए कोई भी खर्चा करेगा, देन इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है, वेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए होता है। कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड सेंड करता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, क्योंकि वो अपने ही आदमी को भेज रहा है। लेकिन जब कंसाइनी आउटसाइडर को गुड सेल कर देता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल सेल्स। क्लियर है? तो एक चीज समझ में आता है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में बायर और सेलर का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि बायर और सेलर का रिलेशनशिप कुछ और ही होता है। वेयर एज यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। बिकॉज कंसाइनी कैसा काम करता है? एक एजेंट का काम करता है। एंड व्हाई प्रिंसिपल एंड एजेंट? बिकॉज जैसे कि देखो कि स्कूल्स के अंदर में क्या होता है? प्रिंसिपल और टीचर का रिलेशनशिप होता है। इफ टीचर्स कुछ मिसकंडक्ट कर दे तो उसका हर्जाना प्रिंसिपल को भी देना पड़ता है। ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। एंड इफ स्कूल का प्रिंसिपल कुछ एक ऐसा एक्शन ले ले जिसकी वजह से सारा का सारा टीचर्स को भी हैम्पर हो सकता है। क्लियर है? तो दैट इज क्या है? इनवर्स रिलेशन होता है उनके साथ में। एक दूसरे का एक्ट एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग है, बट ये बायर और सेलर के रिलेशनशिप में नहीं होता है। सो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में रिलेशन कैसा है, इट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। लिखा हुआ है क्या अपना? लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी between consignor and consignee is of principal and agent. Relationship between consignor and consignee is of principal and agent. ठीक है? बायर और सेलर का रिलेशनशिप नहीं होता है। यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? कंसाइनर जो गुड सेल करता है कंसाइनी को, वो दो तरीके से भेज सकता है, एक एट कॉस्ट प्राइस और एक एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, दैट मींस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है? और एक होता है सिर्फ कॉस्ट। गुड्स कैन बी सेंड टू consignee at
cost price or invoice price. सोया नहीं तुम रात भर? तो लग नहीं रहा है। वो कुछ भी करो वो अच्छा बात है, लेकिन सोना चाहिए। स्टिल ऐसा लग रहा है कि या तो कोई एलर्जी हुआ है तुमको, स्वेलिंग हो रखा है पूरा। मम्मी आ गई? मम्मी आ गया क्या? बहुत बहुत दिन हो गया। कंसाइनमेंट कैसा नेचर का अकाउंट है? तीन नेचर होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसाइनी अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कैसा नेचर का है? इट इज नॉमिनल कम पर्सनल। ठीक है, हाँ नॉमिनल है, करेक्ट, क्योंकि हम लोग उससे क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल रहे हैं, इसको कहीं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। लेकिन समवेयर इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पर्सनल ऑल्सो, क्योंकि अलग अलग कंसाइनी के लिए हम लोग अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। सो इट इज नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट is a nominal cum personal account. नॉर्मल लॉसेस के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नॉर्मल लॉस क्या होगा? कंट्रोलेबल लॉसेस को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं क्या? अनकंट्रोलेबल को। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस, सच लॉसेस आर always added to the cost of product. Example, Mr. A consign 1000 liter petrol at the rate rupees 80 per liter to Mr. B, the consignee. Transportation cost incurred by Mr. A is rupees 2000. Normal loss is 5% of the goods consigned. Calculate cost per liter of petrol. Calculate cost per liter of petrol. Normal loss is to 5% of the goods consigned. Calculate cost per liter of petrol.
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रास्ते में जा रहा है इवापोरेट हो गया, डालते निकालते टाइम इवापोरेट हो गया। तो जितना 1000 लीटर भेजा है लेकिन उसके पास 1000 लीटर नहीं पहुंचेगा, 5% तो हवा में इवापोरेट हो जाएगा, नॉर्मली है। यदि 1000 बेचा है तो 5%, 10,000 में बेचता तो उसका 5%। इट इज अ नॉर्मल फेनोमिना कि मेरा एक टैंक एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाएगा ना, तो रास्ते में वहां से वापस निकालने में डालने में 5% तो खत्म हो जाता है। इट्स अ नॉर्मल। हाँ 86.1 कोई बोला, मेरे को जानना है कि कैसे कैसे निकाला। पहले तो मैं बोलूं टोटल परचेज कॉस्ट कितना है, टोटल परचेज कॉस्ट बोला मैंने इनटू 1000, 80,000 रुपीज, ये परचेज कॉस्ट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंसाइनर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट में ऐड होगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया, 82,000, ठीक है। इतना टोटल कॉस्ट लगा। मेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट पर लीटर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी डिवाइड करेंगे, यस 950 लीटर्स, बिकॉज नॉर्मल लॉस आपका कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज कर देगा। आपका खर्चा इतना ही लगा है, अभी आप देखेगा तो 82,000 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भैया 82,000, 1000 लीटर पेट्रोल भेजा था तो रेट क्या होना चाहिए तुम्हारा, 82 रुपीज पर लीटर होना चाहिए ना। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। क्या 1000 लीटर पहुंचा है, क्या पहुंचा कितना है, 950 लीटर ही पहुंचा, बिकॉज 1000 आपने भेजा था। 5% तो नॉर्मल लॉस हो गया ना आपका, 5% तो नॉर्मल लॉस हो गया। 5% कितना होता है, 50, ये तो नॉर्मल लॉस हो गया आपका। तो आपके पास पहुंचा कितना, 950 लीटर्स। तो आपके लिए रेट किस पे कैलकुलेट होगा, इसी पे होगा ना, बिकॉज जो ये 50 लीटर्स का जो लॉस हुआ है आप अपने कस्टमर से रिकवर करोगे या नहीं करोगे। इफ आप समझोगे कि आपका रेट 82 है फिर तो गलत हो गया ना। आई बात समझ में, यहाँ पे आपका रेट क्या निकलेगा, 86.32। सोचो आपने यदि अपना परचेज कॉस्ट 82 पकड़ा होता तो आपको लॉस ही हो रहा होता, बिकॉज आपने अपने कस्टमर से 50 लीटर्स जो रास्ते में इवापोरेट हो जाता है उसका तो रिकवरी किया ही नहीं, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, आई बात समझ में, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। यस, दिस इज कॉस्ट पर लीटर। किसमें माइनस होगा ना, ऐड क्यों होगा, उतना लीटर पेट्रोल पहुंचा ही नहीं है। तुम्हारे पास जितना सामान आता है उसी पे तो कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना। सपोज देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुमने क्या किया, एक टेम्पर्ड ग्लास है, ठीक है, दिल्ली से परचेज किया 1000 टेम्पर्ड ग्लास सेल करने के लिए, तुमने खरीदा 50 रुपए में, तो तुम्हारा खर्चा कितना लग गया, 50,000। रास्ते में 10 टेम्पर्ड ग्लास टूट ही जाता है तुम्हारा, चलो 10 टेम्पर्ड ग्लास टूट गया होगा, तुम्हारा इतना खर्चा गया। तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया 5,000 रुपए, सपोज 55,000। तुमको प्रॉफिट अर्न करना है पर टेम्पर्ड ग्लास, तुमको प्रॉफिट अर्न करना है 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस तुमको प्रॉफिट अर्न करना है। सोचो तुम यहाँ कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालो 55,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस पर टेम्पर्ड ग्लास कितना आएगा, 55 रुपए। तुम इसका 20% तुमको अर्न करना है, 20% प्रॉफिट, ये तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस प्रॉफिट 20% कितना रुपए, 66 रुपए।
ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखना, 66 रुपीज में तुम्हारा कितना टेम्पर्ड ग्लास तुम सेल कर पाएगा? कैसे 1000 सेल करेगा? 10 तो रास्ते में ही टूट गया, वो तो सेल ही नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारा टोटल टेम्पर्ड ग्लास कितना सेल होगा? 990 रुपए। क्या उससे ज्यादा सेल कर सकते हो क्या? अरे टूटा हुआ टेम्पर्ड ग्लास बिकता है क्या? नहीं बिकता ना। तो कितना सेल करोगे? 990 टेम्पर्ड ग्लास। एज पर योर कैलकुलेशन यू विल सेल इट फॉर 66 रुपीज। तो आपके पास पैसा कितना आएगा? 65, 340। अरे अभी तो नॉर्मल, मैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि यदि हम लोग ने नॉर्मल लॉस को नहीं कंसीडर किया होता कॉस्ट में, तो क्या सिनेरियो होता? ये सिनेरियो होता। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है? नेट प्रॉफिट 65, 340 माइनस 55,000, 10340। ये आपका प्रॉफिट ही गलत है, क्योंकि जो 10 टेम्पर्ड ग्लास तुमने खरीदा था उसका खर्चा भी तो कहां पे अभी तक तुमने माइनस किया, रिकवरी नहीं किया, नुकसान हो गया तुमको, तुम कम प्रॉफिट कमाया है। प्रैक्टिकली तुम्हारा 20% प्रॉफिट अर्न ही नहीं हुआ। जो तुम्हारा सपना था ना कि हम 20% प्रॉफिट कमाएगा, ये 20% प्रॉफिट है ही नहीं। तुम डिवाइड करके देख लो, 10340 डिवाइडेड बाय 55,000, परसेंटेज देख लो, 18.8% आ रहा है। तुम्हारा 1.2% का लॉस कर लिया तुम। क्यों लॉस किया? बिकॉज तुम्हारा कैलकुलेशंस करेक्ट नहीं था, तुमने नॉर्मल लॉस यूनिट को कंसीडर ही नहीं किया। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करता है, नॉर्मल लॉस यूनिट्स में क्या करता है, इफ कोई भी नॉर्मल लॉसेस है तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स तो कम हो जाएगा बट कॉस्ट उतना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपन कॉस्ट पर यूनिट निकालता है। तो किसी को ये भी पार्ट लिख के रखना, तो हम एक चीज समझा देता है। नहीं, उसपे भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस लगा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस तो उसपे भी लगा होगा ना, तो वो भी तो रिकवर करना है मुझे। सो कैन आई से कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस कैसे निकाल सकते हैं अपन? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी एक्चुअली रिसीव्ड और एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया? यस, क्वांटिटी सेंड माइनस नॉर्मल लॉस। याद नहीं रखना, लॉजिकली पता है तो फॉर्मूला तो मैंने बस यहीं से लिख दिया अभी, कोई याद थोड़ी ना किया। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो पहुंचा ही कम है ना, तो हमें तो वो नुकसान किससे रिकवर करना है? कस्टमर से रिकवर करना है। कस्टमर से जब भी रिकवर कर पाओगे ना, जब तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो गया है, तब तुम प्रॉफिट भी ठीक से कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन इफ कॉस्ट पर यूनिट ही तुम्हारा कम है तो तुम ज्यादा प्रॉफिट रिकवर नहीं कर रहे हो। आया समझ में नॉर्मल लॉस का कहानी? एबनॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना, जस्ट नॉर्मल जो लॉस है वो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? हाँ, वो पीएल में जाएगा अपना। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल। यहां तक क्लियर है? इतना चीज ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। जर्नल एंट्री ही होता है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कंसाइनमेंट को नॉमिनल कम पर्सनल क्यों बोला? लेट्स से आई एम द कंसाइनर,
मैंने गुड्स भेजा है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीवर कौन है यहाँ पे, कंसाइनी, तो मैं उसका नाम थोड़ा सा बदल रहा हूं, मैंने क्या नाम रख दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा है, कंसाइनी का नाम इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि ये कोई मेरा सेल्स थोड़ी ना है। जब सेल्स होता है तब अपन क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट सिंस मैंने अपने ही आदमी को भेजा है, इट इज नॉट सेल्स, इसीलिए मैं कंसाइनी अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या डेबिट कर रहा हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ सेल्स, तो मैंने क्या लिखा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बट गुड्स तो जा रहा है ना मेरा, तो उसका नाम मैंने क्या रखा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, जितना गुड्स हमने भेजा है। क्लियर है? कंसाइनर कंसाइनी को जितना भेजता है उतना गुड्स आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अब हमने जो डिस्कशन किया था वो कॉस्ट प्राइस वाला किया। अभी अभी मैंने एक पॉइंट लिखाया कि कंसाइनर कंसाइनी को दो तरीके से गुड्स भेज सकता है, एट कॉस्ट प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। इफ कॉस्ट प्राइस पे भेजा है तो यहाँ कॉस्ट कंसीडर होगा, एंड इफ इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो इनवॉइस प्राइस कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो डेबिट साइड में क्या आता है, जितना गुड्स भेजा है वो आ गया, जिस वैल्यू में भेजा है। सेकेंडली, सारे एक्सपेंसेस, all the direct expenses of consignor and all the direct and indirect expenses of consignee. Why indirect expenses are also considered over here? Because इधर अपने को gross profit नहीं निकालना है, इधर अपने को net profit निकालना है एक consignment से। मेरा एक एजेंट से मैं कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, मुझे वो कैलकुलेट करना है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं अर्न कैलकुलेट करना। इफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता ना, तब कंसाइनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां नहीं आता, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट की जैसा ही है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आता है डेबिट साइड में, जितना गुड्स भेजा है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर का खर्चा तो क्या होगा, वो अपना पॉकेट से पे कर चुका होगा, इसलिए डायरेक्ट अपन क्या लिख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, जो जो खर्चा उसने पे किया वो सारा नाम आ जाएगा। एंड देन कंसाइनी ने जो बियर किया है, जो जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे किया है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, वो सारा मुझे क्या करना है, कंसाइनी को पे करना है ना। तो मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये करूंगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या करूंगा, क्योंकि मुझे लेना नहीं है। सुनो, कंसाइनी अकाउंट को डेबिट तब करते जब कंसाइनी से पैसा लेना होता, अभी तो मुझे पैसा देना है ना, तो देना है तो इट्स अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्रेडिट होगा ना, क्रेडिटर बनाएंगे हम उसको। तो हम हमारे बुक्स में क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और एक्सपेंसेस डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में, इसलिए एक मर्ज एंट्री होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, जितने एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन। क्लियर है ये वाला चीज? तो डेबिट साइड में क्या भैया इतना ही आता है क्या, हाँ इतना ही आता है, इफ एट कॉस्ट प्राइस है तो, इफ एट कॉस्ट प्राइस है तो। लेकिन अब देखना, मैं एक अलग पेन से लिखता हूं, इनवॉइस प्राइस पे हुआ तो कहानी क्या रहेगा, क्या पेन यूज करूं, एट इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है ये। ठीक है? जब ये इनवॉइस प्राइस पे होता है ना, जब ये इनवॉइस प्राइस पे होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। तब आप क्या करोगे पता है, सिंस ये मैं अपने आप को ही गुड्स भेज रहा हूँ, कंसाइनी कौन है, मेरा ही एक पार्ट है जो दूसरे स्टेट या सिटी में बैठा के रखा है मैंने उसको। तो मैं जब अपने आप को ही गुड्स भेज रहा हूँ, तो क्या मुझे ये प्रॉफिट कंसीडर करना चाहिए क्या, इसके अंदर प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेगा, प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा, प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा। कैसे एलिमिनेट करेगा, ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड में लिखेगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इधर मैंने वर्ड यूज किया लोडिंग, लोडिंग का मतलब प्रॉफिट
इस वाले गुड्स पे जितना प्रॉफिट है वो मैंने ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट प्राइस पे आ गया। ये तुम्हारा प्लस, ये तुम्हारा माइनस, तो नेट क्या बचेगा? कॉस्ट ही बचेगा ना। और हमें तो कॉस्ट ही रिकॉर्ड करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है या इनवॉइस प्राइस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो मुझे तो कॉस्ट ही दिखाना है। बट सिंस हमने किस वैल्यू में सेंड किया, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने से मेरे को करेक्ट पिक्चर पता चलेगा कि मैंने किस कंसाइनी को किस रेट पे सेंड किया है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि मैं महाराष्ट्र वाले को जिस रेट पे सेंड करूं वही रेट मैं गुजरात वाले के लिए लगाऊं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। इसीलिए एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो अपोजिट साइड में एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, माइनस नहीं कर सकते, ऑपोजिट साइड में ही लिखोगे। कस्टमर को जिस रेट में भी बेचा हो वो तो सेल्स ही कहलाएगा। हाँ यस, हमने कंसाइनी को किस वैल्यू पे भेजा है वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को जिस रेट में भेजा वो तो भेज दिया, खत्म कहानी, वो तो सेल्स है तुम्हारे लिए, उसका कुछ नहीं करना। तो पहला पॉइंट इनवॉइस प्राइस में क्या सीखने को मिला कि गुड्स यदि इनवॉइस प्राइस में सेंड किया है तो उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट होगा। फिर कभी कभी कंसाइनी गुड्स रिटर्न भेज देता है हम लोग को। गुड्स रिटर्न भी तो करता है वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोल दो एक तरह से। तो ये देखो, जब रिटर्न करेगा तो ऐसा होगा, ये तो कब होगा? रिटर्न एट कॉस्ट, जब कॉस्ट में भेजा होगा। इफ आपने इनवॉइस प्राइस में भेजा है तो वो गुड्स किस वैल्यू पे रिटर्न करेगा? इनवॉइस प्राइस पे करेगा ना। इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा सा। ये मेरा रिटर्न एट कॉस्ट होगा और आईपी। इफ आईपी में सेंड किया, इनवॉइस प्राइस में सेंड किया तो वापस भी कैसे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। इफ कॉस्ट में सेंड किया तो वापस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो गया। अब इफ इनवॉइस प्राइस में रिटर्न आया है, हाँ हाँ, उसी को कंसिडर करेंगे, वो सब दिया हुआ रहेगा। अब देखो, जब इनवॉइस प्राइस में वापस आ रहा है तो ये तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, इसका प्रॉफिट भी हम लोग किस तरफ करेगा? इस तरफ डेबिट साइड में एलिमिनेट करेगा। क्या लिखेगा? मेरे पास स्पेस का कमी है, नीचे है जगह। तुम लोग फिर से बना के प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रैक्टिस, ठीक है। 2 2 goods sent on consignment, loading on return. नहीं, सेलिंग प्राइस पे सेल कर देगा। हाँ, अब वो यदि उससे ज्यादा में सेल करेगा तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। हाँ, तो जो सेल हो तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली प्लस, हाँ वो सेल्स में ऐड हो जाएगा, इसलिए तो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर आएगा। हाँ नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस के लिए नहीं निकाल, जो सेल हो गया एक्चुअल में उसके लिए अपने को अलग से कुछ नहीं करना। नहीं, वो तभी तो निकलेगा ना, इसीलिए तो हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आएगा वो। दो चीज समझ में आया, एक तो जब गुड सेंड करोगे उसका लोडिंग आपका क्या होगा? ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करना है। जब रिटर्न आएगा तभी भी क्या करना है? लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करना है। अभी भी एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसमें प्रॉफिट लगा हुआ होगा। लोडिंग और रिटर्न, हाँ लोडिंग ऑन रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ऑन रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक। अब सोचो, इफ आपने हाँ इफ कॉस्ट में सेंड किया है तो
इफ इनवॉइस प्राइस में सेंड किया तो इनवॉइस पे रिटर्न होगा ना, कॉस्ट पे आप लिखा है तो सब कुछ करना। अरे ये सिर्फ इनवॉइस प्राइस के केस में करना है। नहीं, इनवॉइस प्राइस का केस है, यहाँ पे इनवॉइस पीपी एक्सपेंड और डेबिट और आप लोडिंग इधर कर दिया, तो रिटर्न हुआ तो इधर क्रेडिट पे लिखा हाँ एट कॉस्ट। नहीं, वो तो फिर रिटर्न इनवॉइस प्राइस पे ही होगा ना, एट कॉस्ट कैसे होगा? अरे उसको थोड़ी ना पता है कंसाइनी को। सपोज 50 रुपए का कैलकुलेटर हम तुमको 100 रुपए में भेजा, ऐसा 1000 पीस भेजा, सब कुछ इसमें होगा। हाँ सब कुछ आईपी में चलेगा फिर एवरीथिंग। एक ही क्वेश्चन में दो एलिमेंट नहीं होगा कि कॉस्ट भी है और इनवॉइस प्राइस भी है, वो कहानी नहीं होगा, इधर कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस ऑलवेज एट कॉस्ट, लॉसेज ऑलवेज एट कॉस्ट। हाँ अब देखो गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी को अपन क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी। इफ हमने कॉस्ट पे भेजा था तो उसके पास जो गुड्स पड़ा है जो सेल नहीं हुआ वो किस वैल्यू पे होगा? कॉस्ट प्राइस। इफ हमने इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है तो उसके पास जो गुड्स है वो किस वैल्यू पे है? इनवॉइस प्राइस। अब उसके ऊपर भी लोडिंग हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 एंड प्रूडेंस क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम लोग को उसका लोडिंग हटाना पड़ेगा, उसका लोडिंग हटाएंगे, उसका क्या नाम होगा? टू स्टॉक रिजर्व। देखो जिस तरफ आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो उसके ऑपोजिट साइड में ही आपको लोडिंग हटाना है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग किस तरफ हटेगा? इसी तरफ कहीं पे हटाना पड़ेगा, उसको अपन बोलता है टू स्टॉक रिजर्व। क्या बोलेगा? टू स्टॉक रिजर्व। अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, फ्यूचर में अर्न करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना उसको भी ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करेंगे विद द नेम टू स्टॉक रिजर्व। हाँ इनवॉइस प्राइस के लिए क्या चीज? पीडीएफ। हाँ टू स्टॉक रिजर्व। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इससे ज्यादा कंसाइनमेंट अकाउंट में कुछ नहीं होता। अरे वैसे तो कुछ है भी नहीं, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, कहानी खत्म। और इसमें से प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करना। हाँ प्रॉफिट जो माइनस कर रहा है वो अपना अपना लोडिंग लिख के माइनस। हाँ उसको अपन लोडिंग बोलते हैं। तो मेरा डायरेक्ट लोडिंग लिख सकते हैं, लोडिंग और रिटर्न। हाँ हाँ नहीं वो लिखना तो पड़ेगा तुमको, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही, ब्रैकेट में लोडिंग मेंशन कर दो। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, टू लोडिंग बाय लोडिंग बोल के नहीं लिख सकते। हाँ पूरा समझ में आएगा, बस सेकंड लास्ट पार्ट समझ में नहीं आ रहा वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग और। अरे जो रिटर्न हुआ है, वापस जो रिटर्न आया है मेरे पास, इफ हमने इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया था तो रिटर्न भी तो इनवॉइस प्राइस पे होगा। तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस में हो गया ना रिटर्न, तो इसका जो भी लोडिंग है वो हमने ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट को लोडिंग होगा। हाँ प्रॉफिट को लोडिंग बोल रहे हैं अपन। ये पूरा वापस नया लिखे या जाना है उसको? लिख लो नया, क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ लेकिन एक तो आपने कल वाला किया ना, आज क्या करो, ऊपर हेडिंग दो कंसाइनमेंट अकाउंट व्हेन गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस, और सारा चीज इनवॉइस प्राइस पे करो। मेरा कॉस्ट वाला बनाना पड़ा ये नया। हाँ ये एक बना लेना जिसके अंदर सब कुछ इनवॉइस प्राइस लिख लेना। हाँ डिपेंड्स, मंथ एंड में भी हो सकता है, क्वार्टर एंड में भी हो सकता है, 6 मंथ्स में। नहीं डेली बेसिस पे नहीं होगा। नहीं 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 वैसे नहीं, नॉर्मली ये मंथ एंड में हम लोग डेटा अकाउंट सेल जो आएगा तभी हमारा इसका काम आता है। उसी टाइम हम लोग रिकंसाइल करते हैं कि कितना भेजा था, कितना उससे पैसा लेना था, उसको कितना पैसा हम लोग को रीपे करना है, वो सारा कहानी उसी टाइम आएगा। ना कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। एबनॉर्मल लॉसेज आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ये लिखना स्टार्ट किया ना, उस एक नीचे जहां पॉइंट लिख रहा था, पॉइंट नंबर 5 लिख लेना कि एबनॉर्मल लॉसेज always always
वैल्यूड एट कॉस्ट। लॉसेस हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है, क्यों जब नुकसान हो गया तो उसमें प्रॉफिट क्या चीज का। हाँ तो लेकिन लॉस हम लोग कॉस्ट वैल्यू पे ही मानेगा। लॉसेस आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। हाँ नॉर्मल भी, नॉर्मल तो कॉस्ट में ऐड हुआ, नॉर्मल तो कॉस्ट में ही ऐड हुआ, दिखा रहे हैं। पेट्रोल अगर सेलिंग प्राइस में भेजा है तो वो पीछे गिर गया तो उसका कॉस्ट प्राइस ही कंसीडर करेगा एबनॉर्मल लॉस करेगा, अपन सब आएगा। बस एक बार दिमाग में रखो कि द एबनॉर्मल लॉसेस आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। एक क्वेश्चन से सारा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन सा दिखाना है, लेजर अकाउंट? कुछ नहीं, कंसाइनमेंट टू जतिन एट कॉस्ट तुम लोग लिख सकते हो, एट इनवॉइस प्राइस यदि अलग से बना रहे हो तो। दो तरीके से हो सकता है ना, या तो कॉस्ट या फिर इनवॉइस प्राइस से। कॉस्ट लास्ट क्लास में बनाया था, इनवॉइस प्राइस आज बता दिया मैंने। तो आज कुछ नहीं, वही सारा आइटम्स है, बस एक एड ऑन हो गया लोडिंग को एलिमिनेट करना। तो बोला नॉर्मल लॉस वो हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते जाएगा तो वो आई थिंक और रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे तो नुकसान हो गया ना, तभी तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कम आएगा। अब नॉर्मल लॉस से तो नुकसान ही होता है बिजनेस को, तभी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उस कंसाइनमेंट से। लॉस प्लस प्रॉफिट हाँ दोनों नुकसान हो गया ना, एक तो जो गुड्स गया वो तो गया ही, बट उसके ऊपर जो हम कमाने वाले थे वो भी गया, तो डबल डबल नुकसान हो गया। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा ना कंसाइनमेंट का, वो बदल जाएगा। ठीक है, लिखते रहो फिर से एक बार हाँ लोडिंग का मतलब प्रॉफिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता दूं कि डेबिट साइड में क्या आता है, कितना गुड्स आपने भेजा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर जो हम लोग का टू बैंक से आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली पे कर देता है। देन all the expenses of consignee, all the expenses of consignee means all the expenses direct plus indirect, सारा का सारा जो हम लोग को उसको पे करना है। क्लियर है, वो आया। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, वो सारा गुड्स जो वो सेल कर चुका है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो यही होता था, क्रेडिट साइड में सेल्स आता था, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में सेल्स ही आ रहा है, बट सिंस हम लोग डायरेक्ट उसको सेल्स नहीं बोल रहा, क्यों, बिकॉज वो पैसा कंसाइनी के पास है, मुझे कंसाइनी से लेना है, इसलिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो हमने लिखा बाय कंसाइनी। ठीक है, फिर उसमें से कोई गुड्स है जो एबनॉर्मल लॉस हो गया तो वो लॉसेस ट्रीट करके माइनस कर देंगे, एंड बाकी क्या होगा, गुड्स लाइंग विद द कंसाइनी। इससे ज्यादा एलिमेंट होता ही नहीं है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी। ट्रेडिंग अकाउंट भी इतना ही बनता है जितना कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है, 3 आइटम इस तरफ 3 आइटम उस तरफ, एक्स्ट्रा एक एक दो दो आइटम आ रहा है, वो लोडिंग वाला है, इफ इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है तो। ये है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ ऐसे ही याद रखना है कि उल्टा साइड में आएगा। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लोडिंग, जो गुड्स हमने इनवॉइस प्राइस में सेंड किया था उसका प्रॉफिट अपोजिट साइड में लिख दिया। उसको हम बताएंगे, एक बार नहीं 50 बार पता। मेरे हाथ में वो 20 पे बड़ा हंसता।
बढ़ाओ, कम नहीं। इसके बाद चौबीस चौबीस का कर दो। हाँ। ये कुछ लैंग्वेज का है कॉस्ट और लैंग्वेज इसको तो आईपी हाँ, इफ आईपी हुआ तो आईपी। हाँ, इतना ही है। अरे आईपी हुआ तो तभी तो अपोजिट साइड में उसका लोडिंग आएगा, तो स्टॉक रिजर्व बोल के। अब हो गया, और नहीं है, इतना ही है कंसाइनमेंट, इससे ज्यादा नहीं है। एक डिस्टिंग्विश है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कंसाइनमेंट और सेल्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, कंसाइनमेंट और सेल्स में डिफरेंस क्या है? सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है गुड सेंड करने से, बट कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कंसाइनमेंट में कोई भी गुड्स आप सेंड करते हो उस पर जो भी खर्चा होता है तो दैट इज टू बी बॉर्न बाय कंसाइनर। लेकिन यदि बायर अपने एंड में कोई भी खर्चा करेगा तो क्या सेलर बियर करेगा? क्या नहीं करता है। ठीक है, रिस्क और रिवार्ड ऑफ द गुड्स आफ्टर सेलिंग किसका है? बायर का। रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द गुड्स आफ्टर सेलिंग, माल बेच दिया हमने, फिर किसका है? बायर का। लेकिन इन केस ऑफ कंसाइनमेंट रिस्क और रिवार्ड किसका है? कंसाइनर का। अरे कंसाइनी के घर पे गुड्स को जल भी गया ना तो रोएगा कौन? कंसाइनर रोएगा, कंसाइनी नहीं रोएगा। हाँ, डेल क्रेडिट में तो बैड डेब्ट्स वाला कहानी, तो वो तो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वहां तो सिर्फ बैड डेब्ट्स कवर किया गया है, वो जलने का रिस्क नहीं लिया है। कहाँ ऐड किया हम? नहीं, हम ऐड नहीं किया। हाँ, इससे उसके पास है उसका बड़ा मुझे तो क्या जल गया? या तो कोई एग्रीमेंट ऐसा होना पड़ेगा, इंश्योरेंस तो होगा ही। ठीक है, एंड इफ एग्रीमेंट स्पेसिफिक है कि कोई भी मेरे गुड्स को, सपोज मैंने अपने कंसाइनी को सेंड किया और मैंने एग्रीमेंट में ऐसा लिख दूं कि देख कंसाइनी, तेरे पास पहुंचने वाले इस गुड्स को कुछ भी हुआ ना, ये लायबिलिटी तुम्हारा है, तुमको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तब उसका लॉस है। अदरवाइज इट विल बी माई लॉस ओनली। क्लियर है? जब मन चाहे कंसाइनी गुड्स रिटर्न कर सकता है, लेकिन सेल के केस में बायर जब मन चाहे गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस सेलर उसको परमिट करे। बहुत बार हम लोग ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में सेल करते हैं, भैया एक बार लेके चले गए ना उसके बाद हम रिटर्न नहीं लेगा आपसे, राइट? लेकिन कंसाइनमेंट के केस में ऐसा बोल सकता है क्या कंसाइनी को? लेना ही प्रॉब्लम है, जब बेचेगा ही नहीं आपका माल मेरा सिटी में, राइट? सो देयर आर सर्टेन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, वो अपने को लिखना है। आईपी में ही होगा, आईपी में ही होगा। इफ कॉस्ट में बनाया तो कॉस्ट में होगा। हाँ, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो कंसाइनी के पास इनवॉइस प्राइस में पड़ा है उसका कुछ नहीं करना, जो इनवॉइस प्राइस होगा उसी का लोडिंग हटा, उसमें प्रॉफिट ऐड किया। चलो 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 चलो, जय बाबा की चलो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इतना सुंदर है ही नहीं कि हम देखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन consignment and sale.
ऑनरशिप ऑफ द गुड्स अंडर कंसाइनमेंट अंटिल इट इज सोल्ड किसका रहता है? कंसाइनर का, कंसाइनर सेलर का। ऑनरशिप ऑफ द गुड्स lies with consignor till the time it is sold by, चाहे उसके पास पड़ा रहेगा लेकिन स्टिल असली मालिक कौन है? कंसाइनर। ownership transfers with the transfer of goods from seller to buyer। जब गुड्स ट्रांसफर हो जाता है तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है इन केस ऑफ सेल। जब मन करे तब कंसाइनी क्या कर सकता है? गुड्स को रिटर्न कर सकता है। कंसाइनी कैन consignee can return the unsold goods to consignor। at any point of time. नहीं, वो कभी भी अनसोल्ड ही हुआ ना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब वो अनसोल्ड ही है। और इसमें विदिन अ टाइम पीरियड। हाँ नहीं, जब इधर में हम कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज दिया, बट स्टिल ऑनर कौन है? कंसाइनर। बट सेल में क्या होता है? सपोज सेलर ने बायर को दे दिया, मालिक कौन बन जाता है? वही बन जाता है ना, बट यहाँ पे तो कंसाइनी मालिक नहीं बन रहा। सेकंड वन में लिखा कंसाइनी रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड गुड्स कंसाइनर को, लेकिन सेल के केस में क्या होता है? गुड्स कैन ओनली बी रिटर्न if agreed by the seller। भैया इसमें कंसाइनी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्टिंग आएगा वो भी कंसाइनर का, कंसाइनर का वो भी कंसाइनर। कंसाइनी कुछ नहीं करता, सिर्फ 2% कमीशन खाता है, सारा हेडेक करता है। एजेंसी बिजनेस तो हमेशा से अच्छा ही है, जीरो इन्वेस्टमेंट, खाली इन्फ्लो ही है, तभी एजेंट लोग रईस का तरह रहता है, उनको टेंशन ही नहीं होता है। लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन में अच्छा ही कमाया हूँ, बढ़िया खासा कमाया, हर चीज बिका है, डिमांड बहुत था। अरे देखो भाई, तुम्हारा क्लाइंटेल सेट हो गया, इधर तुम्हारा दुकान में तुमको माल चाहिए, तो माल तो चाहिएगा ना तुमको, और माल किसके थ्रू आएगा? उस एजेंट के थ्रू ही आएगा। उस सिटी के अंदर वो जितना भी गुड्स आएगा ना, उसका तो 2% फिक्स है, चाहे तुम डायरेक्ट मंगाओ चाहे कैसे ही मंगाओ। एजेंसी बिजनेस मजाक नहीं है। एनी लॉस टू द गुड्स
And then are bound by consignor. नहीं, सेल करेगा तभी कमीशन है। सपोज हम कल को किसी का 2-4 स्टूडेंट को या 2-4 आदमी को अपॉइंट कर ले, आप लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोट करो, स्टूडेंट्स लेके आओ, फर्स्ट स्टूडेंट आपको हम 500-1000 रुपए या फिर ऐसे एक फीस स्ट्रक्चर फिक्स कर देता है। यदि कोई हमको स्टूडेंट लाके ही नहीं दे रहा तो हम उसको कमीशन देगा क्या? तो वो तो स्टूडेंट्स मिलने से तो हम कमीशन देगा ना। सिमिलरली ये वाला दैट्स द स्टाफ। फिर तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं है। आप काम करोगे नहीं तभी भी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। एनी लॉस टू द गुड्स आर बॉन्ड बाय कंसाइनर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गुड्स once sold, goods once sold, then any loss will have to be borne by buyer. हाँ इन सब का मार्क्स नहीं काटेगा तो इंस्टीट्यूट से मन हो गया आज मन हो गया तुम लोग फिर से वो पहला वाला पेन यूज करो। पार्टीज टू कंसाइनमेंट, पार्टीज टू कंसाइनमेंट कौन है? एक कंसाइनर होता है एंड कंसाइनी। नहीं, कंसाइनमेंट में पार्टी नहीं है, ठीक है। इधर कौन है? पार्टीज इन केस ऑफ सेल फेस टू फेस। नंबर एक होता है सेलर और एक होगा बायर। ब्लैक है ही नहीं, डार्क क्या क्या करेगा। रिलेशनशिप is of principal and agent case of consignment. Relationship is of debtor and creditor in case of sale.
मेरा नहीं है क्या चीज? ये तो दिखेगा ही नहीं येलो तो। भैया का गोल है कि हर सारे सर हम तो बोल रहे थे तुमने कहा तुमने बॉयफ्रेंड लेकिन कोई बात नहीं ना, उसमें रिलेशनशिप फिर भी डेटर क्रेडिटर का ही रहेगा। बाप बेटा घर पे है लेकिन दुकान में तो थोड़ा पेल के देगा ना पापा, काम नहीं करेगा तो वही वाला चीज है। हमेशा डेटर पति Expenses done by consignee after the goods are received is borne by the consignor expenses incurred by the buyer after transfer of goods are borne by buyer itself. थोड़ा पहले का वर्ड किया हुआ थोड़ा पहले का दिया हुआ इस पर ना कभी वो डिफरेंस वो ऐसे पहले और ऑनलाइन पासवर्ड लगा देते हैं लगाओ तो अब लगाओ सारा ये इसमें पासवर्ड बैठने से टायर्स आ रहा है पेट में बैठे बैठे, इसलिए वापस खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। क्या चीज? हाँ एक बार लिया था बट हर बार नहीं लेता, ड्यूटी प्रॉब्लम हो जाता है। भैया को कुछ नहीं करना ना, वो ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे। क्या होगा वही तो बोल रहा हूँ, कहीं लग लो आपका हम लोग का अच्छा, आप तो क्या हम लोग का अच्छा होगा तो आप आते Occasion of 15th Foundation Day, Samir Commerce Coaching Center cordially invites all bhakts to Bhajan Sandhya. Please join us for the evening. कब है ये? 6 PM 20 सेकंड जाना पड़ेगा। 20th अगस्त सैटरडे 6 बजे से। ठीक है। कब 20 तारीख को क्या? उधर भजन संध्या इनवाइट किया आपको हमेशा से ठीक है, कचप रहता है मेरा, दिखता रहता है ना पोस्ट, बड़ा मजा आता है मुझे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बेसिक क्वेश्चन दिखता है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना होगा। एग्जाम में जब आपके पास कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा,
तो क्या क्या करना है आपको? फेयर वर्क के अंदर एक बनाना है आपको कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दूसरा बनाना है कंसाइनी अकाउंट। फेयर वर्क में क्या करना है? एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और एक कंसाइनी अकाउंट बनाना है। बाकी काम वर्किंग नोट्स में करना है अपने को। क्या क्या वर्किंग नोट्स अपन बनाएगा? नहीं, कॉस्ट में भी रहेगा, आईपीओ में भी रहेगा। देखो क्या क्या वर्किंग नोट बनाना है। नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस का। ये चप्पड़ खत्म, तीनों का अलग बैठा देगा। टेस्ट में मार्क्स ले आना, फिर देखना, घर और जाने नहीं देगा। ये चैप्टर खत्म होते 1 हफ्ता बाद, मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा। हाँ, कितना? 5 दिन चाहिए? 5 दिन, 2 हफ्ता, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। ये चैप्टर खत्म होगा, उसका 2 दिन में टेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वर्क में अपने को 2 अकाउंट बनाना है एग्जाम में, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। वर्किंग नोट्स में क्या करेगा? एक एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके बताएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताएगा अपन। नंबर 3, हाँ, इन्वेंट्री लाइंग विद कंसाइनी, वो वाला। नहीं, वो थोड़ा अलग था, उससे कोई लिंकेज नहीं है। कमीशन टू कंसाइनी स्टॉक रिजर्व। इतू सा काम करना अपने को कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में। हाँ, इतू सा सब में आएगा। इफ इनवॉइस प्राइस नहीं है तो स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा, बाकी तीनों तो रहेगा ही रहेगा। इफ लास्ट क्लास में जो टाइम ग्राफ के थ्रू कहानी चल रहा था, वो कहानी आपको क्लैरिटी रहेगा ना, उसी टाइम ग्राफ को यूज करके अपन सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, कल जो किया था। ये भी सुनाई दिया हमको। जिद्दी को बोलते हैं, एक बार बोलते तो सुनाई नहीं देता, दूसरा तीसरा बार बोलते हैं ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सबको ही निकालो। 3, 1 और 2 थोड़ा जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, वो तुम लोग का मैनेजेबल होगा। ये 3 तक जाएंगे अपन। हम लोग के साथ ही हो? कहीं और जाएगा तो हम लोग को लेके जाना, अकेला नहीं। क्लास के अंदर बैठा हुआ कहीं और जाएगा ना, तो हम लोग को साथ लेके जाना। कहीं पे भी जाएगा तो हम लोग को साथ लेके जाना। डे ड्रीमिंग हम लोग भी करेगा। स्टॉक रिजर्व। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सुनो मेरी बातें। पहले जस्ट फोकस करना, हम कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है? हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन का ब्रेकअप कैसे कर रहे हैं, वो सारा चीज देखना। फिर हम फेयर वर्क भी करेगा, उसके बाद तुम लोग करना। तुम लोग को भी मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का शाबाश इंडिया में, लेकिन थोड़ा बाद में, एक क्वेश्चन मेरे करने के बाद में। इलस्ट्रेशन नंबर 3,
1000 टॉयज वाला क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 1000 टॉयज वाला क्वेश्चन है, राइट? हाँ, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करूंगा, कैसे रीड करूंगा, कैसे टाइम ग्राफ बनाऊंगा, अच्छे से फोकस, बिकॉज इसका टाइम ग्राफ बना लिया ना, सारा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। उसके बाद उसका डेटा पुट करने में इट हार्डली रिक्वायर्स यू 5 मिनट्स, हार्डली इट विल रिक्वायर यू 5 मिनट्स, ठीक है? एंड 10 मार्क 10 मिनट में आप ला सकते हो एग्जाम हॉल में। इवन इफ यू स्पेंड 15 मिनट्स आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन ना चलेगा, कोई बात नहीं। कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में अपन 15 मिनट भी डिवोट करता है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट 10 मार्क मिलेगा। बट हम लोग को सिली मिस्टेक से बचना है। सिली मिस्टेक कहाँ करोगे? एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने में, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करने में, यहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स करोगे, ठीक है? तो वो फोकसली करना। हाँ, एक क्वेश्चन ही आएगा 10 मार्क का, स्टेप मार्क मिलते हैं वर्किंग नोट से, इसलिए तो काम का इसमें, ठीक है? आओ देखो क्या बोला, 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर, ठीक है? एक है कंसाइनर, कौन है? रोजी एंड कंपनी, ये है मेरी कंसाइनर, और एक है साहू, ये है अपना कंसाइनी। बोलो, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया, इसमें क्या जूम इन करें? जाके बैठता क्यों आता है लास्ट बेंच में? जब नहीं दिखता तो फर्स्ट बेंच में जगह था ना। अभी तो ध्यान दिया, आ जाओ, तुम्हारा ही है, ठीक है? रोजी एंड कंपनी अपना कंसाइनर है और साहू है कंसाइनी, क्लियर है? अभी तक क्या बोला? 1000 toys consigned by Rosie and Company of Srinagar to Sahu at a cost of 150 each. इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने गुड्स भेजा, ठीक है? इसने गुड्स भेजा, कितने टॉयज? 1000 टॉयज एट द रेट 150। बोले तो कितना हो गया? 1,50,000। 150 कॉस्ट प्राइस है, 150 कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? आगे देखते हैं। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट ऑफ ₹10,000। रोजी एंड कंपनी, एक सेकेंड, एक मिनट, थोड़ा सा सी, क्या बोला? 1000 टॉयज भेजा था रोजी एंड कंपनी ने साहू को एट द रेट 150, एंड दिस 150 इज कॉस्ट प्राइस, नॉट इनवॉइस प्राइस। आगे कहानी में क्या बोला? रोजी एंड कंपनी ने पे किया फ्रेट, तो इसने पे किया क्या क्या? फ्रेट, कितना रुपीस का? फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस, can I say this is a direct expense? ठीक है। During the voyage 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. जा रहा है रास्ते में आगुन लगा, आगुन लगा, और कितना टॉयज बर्बाद हो गया? 100 टॉयज तो गया यहाँ पे, ठीक है? तो आगे कितना बाकी बचा हुआ जाएगा? ठीक है, जाएगा, कोई बात नहीं, आगे जाएगा। आगे क्या बोला? आगे बोलो, क्या बोला? ला 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 ला, पहुंच गया। कितना टॉयज पहुंचा यहाँ पे? 900 टॉयज पहुंचा। यहाँ तक लेके आया वो, खर्चा करना पड़ा इसको, कितना? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे किया गया है, कितना? 14,400, ठीक है? यस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, ठीक है? आगे देखो क्या बोला?
Sound sent a बैंक ड्राफ्ट टू रोजियन कंपनी फॉर 5,000 50,000। इसने इसको क्या किया? एडवांस पेमेंट किया। एडवांस 50,000, ठीक है। एंड लेटर सेंड एन अकाउंट सेल शोइंग दैट, ओ अकाउंट सेल भी भेजा है। अकाउंट सेल में क्या क्या लिख के भेजा उसने? 800 टॉयज सेल। कितना किया उसने? 800 टॉयज एट द रेट 220 उसने सेल किया। चलो कोई बात नहीं, सेल किया होगा। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ उसके पास पहुंचा 900, तो उसके बाद स्टॉक में कितना रहा होगा? स्टॉक में कितना है? 100 टॉयज। और आगे क्या बोला? उसने खर्चा भी किया, तो वो तो रिकवर करेगा। वो बोलता है मैंने गोडाउन रेंट पे किया है कितना? 2,000 का, ठीक है। देन Sahu was entitled to a commission of 5%. One of the creditor customer could not pay for 5 doses. ठीक है, ये क्या हुआ? एक तो कमीशन निकालना है, पूरा आगे का 3 लाइन पढ़ो। क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या कमीशन डेल क्रेडिटर है? दैट मीन्स ग्रॉस सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो इसको कमीशन मिलने वाला है 800 इंटू 220 का 5%। ये इसका कमीशन बनता है। किसी को शक इसमें? यहाँ तक हो गया। एक बैड डेब्ट्स भी है ये, हाँ, जिस वैल्यू में सेल करेगा कोई बात नहीं, कम पे मिलेगा। हाँ, बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 220 के हिसाब से लेना, बुक्स तो के हिसाब से लेना। भाई तुम कस्टमर को 220 करके बेचा है, वो तुम्हारा बुक्स में नॉर्मल सेल्स होता, तुम क्या करता? डेटर टू सेल्स कितने से करता? सेलिंग प्राइस पे। तो जो डूबा है वो क्या डूबा है? सेलिंग प्राइस ही तो डूब गया तुम्हारा। प्रॉफिट तो वैसे हम लोग का क्यों? तुम्हारा बैड डेब्ट्स कितना है? थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। उस कस्टमर से जितना पैसा आना था वो सारा का सारा ही डूब गया ना। और उससे कितना आना था? पर टॉय 220 करके, एंड टोटल 5 टॉयज है, तो कितना बैड डेब्ट्स हुआ? 1100 का अपना क्या चीज? हाँ, वो सब चीज, एवरीथिंग जो जो कंसाइनी ने किया वो सारा डिटेल उसने भेज दिया। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा है क्या कि भाई डेल क्रेडिटर कमीशन था? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, साहू अकाउंट, assuming that nothing has been recovered from the insurer due to a defect in the policy, Sahu settled his account immediately। मतलब ये जो लॉस था ये तो मेरा एबनॉर्मल था, इसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था और कुछ नहीं मिला, यानी पूरा का पूरा नुकसान। इफ मिलता कुछ तो मेरे लिए वो लॉस थोड़ी होता, वो तो फिर रिकवर करना है मुझे इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ, फिर से एक बार पढ़ लिया जाए क्वेश्चन में। क्या कहीं पे डेल क्रेडिटर कमीशन का कहानी लिखा है या फिर यही बियर करना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, मेंशन किया हुआ रहेगा दैट कंसाइनी विल बियर द बैड डेब्ट्स लॉस या ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पढ़ लो, कहीं पे है क्या? Amounted to this, Sahu was entitled to commission of 5%. अभी निकलेगा ना, इतना कहानी हुआ। अब देखो ये कहानी पूरा समझ में आया ना? इफ आपने क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर लिया, आपने सारा काम कर चुके हो, आप सारा काम कर चुके हो, बस आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है। इसके पास जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 95।
क्या बात कर रहे हो? 100 टॉयज, 100 टॉयज का स्टॉक इसके पास है। अरे तो टोटल 900 में से 800 बेचा, 800 में से रिकवरी नहीं हुआ 5 का, बट उसके स्टॉक में कितना है? वो तो 100 टॉयज ही है, ठीक है। तो इसके स्टॉक में कितना है? इसी को वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे समझना है? हाँ, यू कैन प्रिपेयर दिस एज अ वर्किंग नोट, दिस इज अ वर्किंग नोट ओनली। आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हो क्वेश्चन रीड करते करते। ऐसा पूरा हाँ, ये तो सही रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताओ, 100 टॉयज का वैल्यू निकाल के बताओ, ये 100 टॉयज का वैल्यू निकाल के बताओ, दिमाग लगाओ। 95 किसको? 95 भाई, 900 इसके पास आया था, उसमें से 800 बेचा, तो इसके पास कितना रहेगा? अरे उस 800 में से 5 टॉयज जिसको बेचा था वो पैसा नहीं दे रहा है। अरे वो तो बैड डेब्ट्स है ना। 800 में इंक्लूडेड है। अरे सेल में तो इंक्लूडेड होगा ना, तुम्हारा एक कस्टमर है वो पैसा नहीं दे रहा। नहीं, अलग से नहीं। उसमें कितना चला गया? 100 चला गया, डिमांड में कितना लगेगा? 900 रुपये, 900 का देखो। ये 195.4 166 क्या? यस, टेल मी, क्लोजिंग स्टॉक 100 टॉयज यानी पर टॉय का क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू? मतलब 100 टॉयज का ही बता, पर टॉय 195.4 कॉस्ट प्राइस 195.4 बुद्धि लगाओ, कॉमर्स वाला बुद्धि लगाओ। अभी चीज ऐड कर देंगे। 17,750 करेक्ट। जैसे निकाला जो तुम्हारे कंसाइन जो एक्सपेंसेस क्लियर किया वो तो कॉस्ट है वो भैया कस्टमर का एक्सपेंस जो हमसे आया था कस्टमर का एक्सपेंस लिमिट एक्सपेंस नहीं हाँ, डायरेक्ट है, तो जोड़े जोड़ी गई। देखो आप, अच्छा देखो 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 देखो, किसमें कब से लिखते हैं? सेल्स तो सेल्स होता है ना। बैड डेब्ट्स का तो अलग एंट्री करते हैं हम लोग, बैड डेब्ट अकाउंट, डेबिट टू डेटर अकाउंट। हाँ, अरे वो तो पहले सेल किया तो सेल ही है ना। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कोई बताएगा क्या? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकाल सकते हो? क्या था? किसी को एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन नहीं समझ में आया क्या? देखो, अरे सिंपली सुनो, मेरे को देखो, अपना दिमाग लगाना छोड़ो। गुड्स यहां से निकला, यहाँ पे चल गया, तो इस गुड्स में तो सिर्फ यही खर्चा हो रखा है ना, ये वाला तो हुआ ही नहीं होगा।
तो इस गुड्स के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा, ये है। बट दिस डायरेक्ट एक्सपेंस वाज इनकर्ड फॉर 1000 टॉयज। तो 100 टॉयज के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। पर टॉय का कॉस्ट निकाल लो, डायरेक्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 100। इफ 11500 कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर 1000 टॉयज, तो 100 टॉयज के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ये तो परचेज कॉस्ट था ही, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस, तो इतना हो गया एबनॉर्मल लॉस। ये चीज क्लियर है। उसको डायरेक्ट एक साथ मिला के ऐड कर दिया अब ये इंश्योरेंस और उसको चार्जेस पे एक ही साथ मिला के। हाँ, एक ही साथ मिला के कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग दे दिया मैंने। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पे, नहीं, एबनॉर्मल लॉसेस कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ टॉयज, क्लोजिंग स्टॉक बचा था 100 टॉयज, 150 करके, इतना का तो हाई, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर, ठीक है, वही 11500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 1150, ठीक है। प्लस ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, बट दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इनकर्ड फॉर 900 टॉयज, नॉट फॉर 1000 टॉयज। ये ध्यान रखना, इसीलिए इस टाइप का टाइम ग्राफ बनाने का जरूरत होता है, ताकि आप क्लैरिटी से हर चीज अलग कर सको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनी, कितना था 14400, ये तो 900 टॉयज के लिए था, तो 100 टॉयज के लिए कितना, 1600। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया, आया समझ में। इस क्वेश्चन में ना एक प्रिंटिंग एरर मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये जो 5% है ना, ये डेल क्रेडर कमीशन है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। नॉर्मली तो 2% ही होता है, ज्यादा दे रहा है तो मतलब डेल क्रेडर है। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपका प्रिंटिंग एरर है। पहले से बोल रहा हूँ, लिख के रखना है तो लिख के रखो, क्योंकि यदि आप इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने डेल क्रेडर कमीशन मान के ही सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इंस्टीट्यूट ने डेल क्रेडर मान के ही सॉल्व किया है। फिर से बोल रहा हूँ, हाँ, एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन, ट्रीट इट एज ए ऑर्डिनरी सेल, आई मीन ऑर्डिनरी कमीशन। एग्जाम में इनबिल्ट मत मान लेना कि ये डेल क्रेडर है, वो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सॉल्व किया है डेल क्रेडर मान के, लेकिन लिखना भूल गए क्वेश्चन में, प्रिंट करना। हाँ, मेंशन कर देगा that consignee was entitled for a del creditor commission at the rate 5%, but यहाँ पे कुछ मिस आउट हुआ है उनसे। वर्किंग नोट नंबर 3, कमीशन टू ठीक है, बट अपन, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना अपन ऑर्डिनरी कमीशन मान के सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया जैसे क्या, फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपन को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑर्डिनरी कमीशन मान के ही सॉल्व करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आपको क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं करे कौन सा कमीशन है, ओवरराइडिंग है, डेल क्रेडर है या क्या है, ऑलवेज 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 ऑर्डिनरी कमीशन मानना है। तो यहाँ मेरा कमीशन टू कंसाइनी कितना होगा, 800 टॉय सेल किया था, 220 के हिसाब से उसका 5%, 8800। एकदम बेसिक सा वर्किंग नोट्स बन गया मेरा।
बेसिक वर्किंग नोट्स था। नहीं कुछ नहीं, यही कमीशन है मेरा, यही मेरा ग्रॉस सेल्स पे कमीशन कैलकुलेट होता है। ओवर राइडिंग में थोड़ा अलग अलग करेंगे, बाकी सब केस में ग्रॉस सेल्स पे ही कैलकुलेट होगा। अलग से और एक निकलेगा, एक नॉर्मल निकालेगा और एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला भी निकालेगा। यहाँ ओवर राइडिंग हो सकता था, सिंस यहाँ ओवर राइडिंग इसलिए नहीं हुआ कि एक हेलो यस मैम, हाँ क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल जितना टॉयज भेजा, जितना पहुंचा, उसमें से जो सेल कर दिया वो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है। क्या चीज? वो उतना वो याद नहीं रखनी, एकदम बेसिक तरीके से याद रखना। देयर इज नथिंग फॉर्मूला इन अकाउंटेंसी। ये फॉर्मूला से जाओगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं, लैंग्वेज जहाँ घुमाएगा वहां क्या करोगे। हर फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, सिंपली स्टोरी है कंसाइनमेंट। कर रहे एक सेकंड पहले हम बना देते हैं पूरा, फिर तुम लोग नोट डाउन करना, ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। इतना कुछ किया, वर्किंग नोट्स बना दिया। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है मुझे। क्या क्या बनाना था? टू साहू अकाउंट, टू गुड्स sent on consignment 1.5 लाख। सिर्फ वैल्यू पुट करना, कुछ है ही नहीं। टू बैंक अकाउंट, हेलो तब तो हमको करना पड़ेगा, वो हम क्लास के बाद कर सकेगा। ठीक है, नहीं तो हम तुम हमको बता दो, हम थोड़ा देर बाद तुमको कॉल करेगा, हम पापा को दे देगा राजमहल में जाके। कोई बात नहीं, अरे हम तो रहते हैं, लेकिन हम दे देगा, हम अंकल को आज दे देगा राजमहल में जाके, ठीक है। हाँ अब साहू को क्या क्या पे करना है अपने को? साहू ने कस्टम ड्यूटी दिया था, वो अपने को पे करना है 14,400। और उसने क्या किया था? गोडाउन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना? हाँ वो भी लिख सकता है। सॉल्यूशन देगा ना, सॉल्यूशन देगा ना, तभी बढ़ रहा है दिमाग में। कमीशन वर्किंग नोट कितना? वर्किंग नोट नंबर 3, 8,800, ठीक है। फिर बैड डेब्ट भी वो किससे रिकवर करेगा? हम लोगों से ही रिकवर करेगा, अपना ही तो खर्चा है। यदि डेल क्रेडिटर कमीशन होता तो क्या इधर बैड डेब्ट आता क्या? नहीं। क्या चीज? डेल क्रेडिटर कमीशन मानेगा तो यहाँ बैड डेब्ट नहीं आएगा, और डेल क्रेडिटर नहीं मानेगा तो यहाँ बैड डेब्ट आएगा। और हम ऑर्डिनरी कमीशन समझ गए। यहाँ मैंने ऊपर हेडिंग में कुछ नहीं लिखा, कमीशन टू कंसाइन, ये ऑर्डिनरी कमीशन है। इफ डेल क्रेडिटर होता तो मैं लिखता कमीशन टू कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन इज इक्वल्स टू दिस मच, बिकॉज उसका मार्क्स मिलता है। इसलिए मार्क्स मिलता है, एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको नॉलेज है कि ऑर्डिनरी क्या होता है, डेल क्रेडिटर क्या होता है, मेंशन करने से। नहीं लग नहीं रहा, अब पहले था मेरे पास जो पीडीएफ था उसके अंदर है, फिर से चेंज हुआ क्या? इसमें बैटअप इधर ही दिया हुआ है। हाँ तो इसके अंदर में ठीक है, फिर इन्होंने ठीक कर दिया। डेल क्रेडिटर होता तो इधर बैड डेब्ट्स आता ही नहीं, वो कंसाइनी के बुक्स में आता। डेल क्रेडिटर में बैड डेब्ट्स का लॉस कौन नहीं, तुम्हारे बुक में चेंज कर दिया ना, देखो तुम्हारे पास एकदम लेटेस्ट होगा, है ना। बाद में घर पे एज ए होमवर्क, सुनो लिख रखा है ना तुमने, लिखा जो स्टेटमेंट में बोला, घर पे जाना एज ए होमवर्क डेल क्रेडिटर कमीशन समझ के इसको सॉल्व कर, सॉल्व करना फिर से। बैड डेब्ट्स कितना था? बैड डेब्ट्स कितना था?
तो टोटल कितना पैसा देना है? 26,300। इतना पैसा उसको देना है, ठीक है। उसने जितना सेल किया वो अपने को लेना है उससे पैसा। तो बाय साहू, इसने कितना सेल्स किया? 800 इंटू 220 कितना हो गया? 1,76,000। कुछ गुड्स हमने बेचा नहीं लेकिन बर्बाद हो गया। यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकता था इफ उनसे पैसा मिलता तो, बट मिलना नहीं है, सारा बर्बाद। हाँ, एबनॉर्मल लॉस की जगह हम लोग लिखते बाय इंश्योरेंस कंपनी और ब्रैकेट में लिख देते एबनॉर्मल लॉस। अरे जब कस्टमर को सेल करते हो तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जला चूल्हा जो भी माल है इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना। जब रिकवरी होगा तब लिखेंगे ना। इंश्योरेंस कंपनी पहले एडमिट करता है, बाद में अकाउंट में पैसा आता है, इमीडिएटली सब कुछ नहीं होता इंश्योरेंस के केस में। हाँ, वर्किंग नोट नंबर, वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंसिंग फिगर बताइए क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो लॉस है। क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है। 2 नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर कितना? 20 प्रॉफिट बोल रहे थे। एकदम इजी था, कंसाइनमेंट अकाउंट एक बार सारा डिटेल्स निकाल लिया तो उतना ही आइटम्स आता है, उससे ज्यादा आइटम्स कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है। ये किया। अब देखो कंसाइनी अकाउंट अच्छे से देखना, ठीक है। अरे अभी सिर्फ देखने बोला, करने नहीं बोला, सिर्फ मेरे को देखते रहो। ऑब्जर्व करो कि हम कैसे क्या प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, इनर कैलकुलेशन में कैसे लिखता है, लाइन कहाँ टानता है, कहाँ तो आता नहीं, फिर कॉस्ट बढ़ जाता मेरा। नॉर्मल लॉस थोड़ी ना अकाउंटिंग होता है, नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है बस। क्योंकि ऑर्डिनरी कमीशन तो मिला ही नहीं है, तो नहीं मिला तो क्या हुआ, उसके हाथ में तो कम आएगा ना। उसने एक तरफ से, हम बोल रहे हैं साउथ से 176 लेना है, उसने गुड्स बेचा है, तो वो बोलेगा ना 1100 तो डूब गया, मेरे पास आया नहीं, वो मैं आपको क्यों दूं, तो कम करना पड़ेगा ना। कम हो गया, इधर हमें उससे इतना लेना है, वो बोलेगा ये पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं है, इफ आप मुझसे ले लोगे तो मेरे को वापस दो ये पैसा, क्योंकि लॉसेस मेरे को बियर नहीं करना है, लॉसेस आप ही बियर करोगे। क्रेडिटर कंसाइनर का ही लॉस है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिटर होता तो यहाँ से हम काट देते ये, फिर ये तो किसका लॉस है, कंसाइनी का ही लॉस है, कंसाइनी हमसे रिकवर नहीं कर सकता। ये लॉस का आइडिया क्या था? लॉस किसका? लॉस लॉस टू कंसाइनमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कॉस्ट में तो ऐड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो वर्किंग नोट जो मैंने किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही तो ऐड किया, एंड दैट टू डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ यहाँ तक का, ये वाला नहीं किया क्योंकि ये तो पहले ही खत्म हो गया ना गुड्स, तो सिर्फ यहाँ तक का ही कॉस्ट तो आएगा। एबनॉर्मल लॉस क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कंसाइनी अकाउंट, अच्छे से देखना, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी बोले तो साहू अकाउंट, साहू से कितना लेना है, लेना है तो साहू मेरा डेटर है, टू कंसाइनमेंट टू साहू अकाउंट 1,76,000 लेना है। अरे अच्छे से देख लो,
1,76,000 उससे लेना है क्योंकि उसने हमारा गुड सेल किया है। उसमें से उसने कुछ एडवांस पे कर दिया था मुझे, तो पे कर दिया तो क्रेडिट हो जाएगा वो। नहीं, एडवांस का नहीं है ना। हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू साउथ, तो बाय बैंक आ गया। उसने इतना पैसा दे दिया, उसको हम लोगों से पैसा मिलना भी है। अलग अलग करके दिखाना होता है वैसे तो, ठीक है। हम एक बार के लिए टोटली दिखा रहे हैं कितना। हाँ नहीं होता, कंसाइनी ही बियर करता। ये कंसाइनर का बुक्स बना रहे हैं। ये सारा जो काम हो रहा है ना, किसके बुक्स में हो रहा है पता है? इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड रोटी, रोजी एंड कंपनी, ठीक है। तो नहीं है ना, तो आया ना इसके बुक्स में डेब्ट्स नहीं आता। नहीं, एग्जाम में आपको अलग अलग दिखाना। हाँ, क्योंकि फिर बैड डेब्ट्स उसी को बियर करना पड़ता। हाँ, अब तुम्हारा क्या होगा, कंसाइनमेंट टू साउथ को देना कितना, 26,300। तो देखो, लेना था 176, मिल चुका 50,000, और हम लोग को पे करना है 26,300 उसको। तो नेट कितना लेना है उससे, 99,700 ले लेते हैं। तुम क्वेश्चन बोला ना, बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो आपका सेटलमेंट हो चुका है। नहीं बोलता तो बैलेंस शीट ही रहता ही है। मैंने ये बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी बैलेंस है वो साउंड ने लास्ट में सेटल कर दिया। इफ ऐसा नहीं बोलता तो हम लोग यहाँ बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर नहीं करके बाय बैलेंस सीडी लिखता कि हम लोगों को साउथ से पैसा मिलना है। हाँ हाँ, फिर उसके नीचे में जो वो भी साबू को दिया, ये रहा, अभी तो एंट्री किया। वो तो समझ आ गया, ये साबू को दिया ना, हाँ, साहू को हमसे मिलना है। साबू को मिलना है ना। हाँ तो एडवांस आपने दिया है। हाँ, उसने पहले ही हमारे बिहाफ में खर्चा कर रखा है। एंट्री किया था ना कंसाइनमेंट टू साहू। साहू ने जो जो एक्सपेंसेस किए वो उसको मिलेगा ना हमसे, तो मिलेगा तो हमारे लिए तो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। जो उससे लेना है वो हमारे लिए एसेट है, एसेट्स डेबिट साइड में आता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा। जो उससे मिल चुका वो इससे माइनस हो गया, और अभी हम लोग को इसको देना है ना, तो हम लोग क्या करेगा, देगा थोड़ी ना, उसके पास तो मेरा पैसा पड़ा है ना, तो वो माइनस है। सपोज उसने मेरे सारे साहू हम लोग को दिए। देखो, साहू को मैंने गुड्स भेजा, उसने सारा आगे सेल कर दिया, सेल करके पैसा इकट्ठा कर लिया, 1,76,000 पॉकेट में लेके घूम रहा है। वो किसका पैसा है, अपना कंसाइनर का पैसा है। और 176 में से उसने 50,000 तो मुझे भेज दिया, अभी भी उसके पॉकेट में कुछ पैसा पड़ा है, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ लाओ बाकी सारा पैसा भेजो मुझे, यानी अराउंड कितना 126,000, ठीक है, मेरे को भेजो। तब वो क्या बोलता है, भैया 126 क्यों भेजू, मैंने आपके बिहाफ में 26,300 का खर्चा भी तो किया है, वो मुझे दो। मैंने बोला वो रख लो तुम अपने पास में, बाकी पैसा तो भेजेगा ना, तो बाकी पैसा उससे ले लिया। हाँ, साहू से मिलना अपने को, तो हमने साहू से नेट बचा हुआ पैसा उससे रिकवर कर लिया। हाँ, डेटर फॉर अस। हाँ, मतलब इवन साहू को मेरे को प्रॉफिट करना, तो भी हम लोग से पैसा लिया। हाँ, अरे उसने गुड सेल किया तो पैसा तो उसी के पास आया है ना, तो वो पैसा हम उससे रिकवर नहीं करेंगे क्या? नहीं, मतलब 150 में हम उसको सामान दिए, तो 220 का प्रॉफिट, 70 का प्रॉफिट एक में कराते दिए। तो 200 150 तो कॉस्ट प्राइस था ना, इनवॉइस प्राइस थोड़ी ना था। हम और उसको तो अपना कमीशन मिल ही रहा है ना काम करने का। देखो उसको मिल रहा है ना 8,800 रुपए, वो उसी में बस वही उसका कमाई है। बाकी रिस्क सारा कंसाइनर का था, पैसा डूबने का रिस्क कंसाइनर का, गुड्स खराब होने का रिस्क कंसाइनर का,
गुड्स नहीं बिका तो रिस्क कंसाइनर का, गुड्स आना और जाना उसका कॉस्ट भी कंसाइनर का, सब कुछ तो कंसाइनर का ही है। तुम्हारा काम क्या है एज ए कंसाइनी? मार्केट में माल बेचना, पैसा कलेक्ट करके मेरे को भेज देना, इतना ही काम है। हाँ, उसका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना, सेल्स करना। आया समझ में? ये दो अकाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ अकाउंट बनाने बोला था, अच्छे से देखना। इन्वेंटरी तो पूरी गेम तो वो इस साइड आ जाएगा, अपोजिट साइड। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, अच्छे से फोकस करना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहला एंट्री यही किया तुम लोगों ने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या होगा? बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट टू साहू अकाउंट। हाँ, एक इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का ही बात कर रहे हैं, अलग अलग होता तो अलग अलग आता, बाय कंसाइनमेंट टू साहू, बाय कंसाइनमेंट टू भाऊ, बाय कंसाइनमेंट टू जाऊ, सबका नाम आता रहता है, ठीक है। बट ये इंडिविजुअल साहू वाला है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस अकाउंट को क्लोज करना होता है। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट एंड इसको क्लोज करना होता है। दिस अकाउंट इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। टू, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट 1,50,000, हाँ वो रहेगा, उसके पास बैलेंस है। और एक बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय। हाँ इसीलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था मैंने लिखा था ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो वेरी मैच हो रहा है वापस क्लास में। ये देखो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्यों दिखाया था? क्योंकि अल्टीमेटली वो वहां से क्लोज होता है। पर ये तो क्या था, ये तो वो है ना, जो गुड्स हमने उसको भेजा, सेल वाला तो सब कुछ प्लस माइनस होकर उसका सिर्फ प्रॉफिट कंसीडर करते हैं हम लोग। वो यहाँ नहीं है, यहाँ से वो जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे ना तो उसका नेट प्रॉफिट उठाएंगे डायरेक्ट उसके अकाउंट से। हाँ, नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये वो है जो हम लोग कंसाइनमेंट में भेजा है, ये वो है जो कंसाइनमेंट भेजा है हमने, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में 150 आ जाएगा, यहाँ तक हुआ। और एक अकाउंट बनाना है आपको, कौन सा? इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्या था? टू कंसाइनमेंट टू बाई साहू, बात तो इन्वेंट्री इज अ वाइडर डेफिनेशन। समटाइम्स इन्वेंट्री कैन बी इट्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, तो बड़ा डेफिनेशन यूज किया ना। इन्वेंट्री इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक, बट स्टॉक इंक्लूड्स ओनली स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसलिए बड़ा डेफिनेशन, बड़ा टर्म यूज कर लिया। कभी कभार रॉ मटेरियल भी भेजा तो इसी में आ जाएगा ना। देखो क्वेश्चन ने बोला इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, इसलिए वो नाम यूज किया। क्वेश्चन बोलता स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो वो नाम यूज कर लेते हैं। तो स्टॉक ऑन, तुम्हारा मर्जी। हाँ, साहू के पास इतना माल पड़ा है क्या? ये तो उसके पास पड़ा है, लास्ट में तो हम लोग दिखाते हैं ना, बाय इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट बोल के। नहीं, नो,
क्योंकि उसका सिर्फ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में भी तो तुम्हारा एडलेस हो रहा है। देखो जब तुम कंसाइनमेंट बनाता है तुम वहां ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे, उसी का वजह से प्रॉफिट लॉस इम्पैक्ट हो रहा है ना। इफ तुम ये नहीं दिखाते तो प्रॉफिट और ज्यादा होता, फिर बाद में उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करता तुम ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फिर से तुम क्रेडिट साइड में डबल काउंट हो जाएगा ना तुम्हारा। ऑलरेडी तुम एक बार क्रेडिट साइड में काउंट कर चुका, इसको फिर से तुम दिखाएगा तो 2 बार प्रॉफिट में आ गया ना, इसलिए सिर्फ एक बार दिखाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है क्या चीज? 2 बार दिखाएं। वो तो कॉस्ट वैल्यू है ना, ये वाला जो तुम बोल रहा है ये गुड्स लाइन विद कंसाइनिंग, ये तो क्लोजिंग स्टॉक ही है। हाँ, तो गुड्स लाइन विद कंसाइनिंग का अकाउंटिंग एंट्री क्या किया तुमने? ये तो मैंने फिजिकल स्टॉक के अंदर में जब मेरे को निकालना है बुक्स में मेरे पास कितना है, तो तीनों चीज आएगा ना, एक तो जो उसके पास पड़ा है, एक और अप्रूवल है, और एक फिजिकली मेरे पास, ये तीनों ही तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मैं तो वहां बोल रहा हूँ जब तुम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे उसके अंदर ये क्लोज नहीं होता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, क्योंकि बिकॉज ये अभी भी कंसाइनी के पास पड़ा है। अगले साल फिर से तुम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे उस पर्टिकुलर पार्टी के साथ में, तो दिखना चाहिए ना कि उसके पास ओपनिंग स्टॉक है। यदि तुम इसको क्लोज कर दोगे तो दिखेगा ही नहीं ना कि उसके पास कोई स्टॉक था, इसीलिए हम इस अकाउंट को क्लोज नहीं करते, ऐसे ही रहता है। हाँ, क्योंकि ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसको क्लोज नहीं कर रहे। इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और जो गुड्स लाइन विद कंसाइनिंग अलग है। अलग है, क्योंकि वो अपन अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं और ये अकाउंट को हम कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, जो पड़ा रहेगा, जो हमें दिखना चाहिए कि अच्छा इतना माल मेरे पास, मेरा कंसाइनी के पास पड़ा है, तभी तो हम हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में काउंट करेगा उसको। हाँ, इट्स अ रियल नेचर, इट्स अ रियल नेचर। नहीं, कॉस्ट प्राइस में ऐसा कोई झमेला था नहीं, क्योंकि लेजर अकाउंट्स बनाने में लंबा चौड़ा टाइम नहीं मिला। जितना आइटम्स आपने लिखा है उतना ही आइटम्स होता है। कंसाइनमेंट में मैंने स्टार्टिंग में बताया इतना ही आइटम्स होता है। एक बार आपने वैल्यू को ब्रेक कर लिया, आपने क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक कर लिया, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन ब्रेक करना आना पड़ेगा। इसको आराम से नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा मैं तुम लोग को, देखता हूँ कि तुम लोग से होता है क्या। हाँ, पहले वर्किंग नोट हाँ, पहले नहीं एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में पहले वर्किंग नोट लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता है? अरे एग्जाम में थोड़ी ना तुम्हारे पास आंसर होता है कि तुमको पता रहेगा फेयर वर्क के लिए कितना चाहिए कितना नहीं, वरना पेजेस छोड़ो फिर लास्ट में, ऐसा कुछ पहले वर्किंग नोट ही करता है एग्जाम में, करके आते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं, हमें तो सबसे पहले कैलकुलेशंस करना होता है, तो पहले वर्किंग नोट करेंगे ना, बाद में फेयर वर्क होगा। बस जो बनाओ उसका हेडिंग जरूर दो। बस ये जिसका हो जाएगा उतारने के बाद शांति से चुपचाप बिना डिस्कशन इलस्ट्रेशन नंबर 5 सेल्फ करना। देखो डिस्कशन करोगे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, और जितना सेल्फ करोगे, जितना स्क्रिबल करोगे ना, उतना फायदेमंद। मेरे पास रिमोट ही नहीं, पावर ही नहीं है मेरा। एम्प्लॉय लोग के पास पावर नहीं है, एम्प्लॉयर लोग यहाँ बैठा है, सब मालिक लोग यहाँ सामने है मेरे। अच्छा देखो नंबर 5, आई एम सॉरी, ठीक है, दैट्स योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 कि क्या बोलता है, राखी एक कंसाइनर है और गीता कंसाइनी है। राखी ने 1000 रेडियो सेट्स भेजे एट द रेट ₹900 एंड दिस 900 इज एट कॉस्ट प्राइस, मतलब 9 लाख रुपीज का भेजा। अब उसमें से गीता को रिसीव हो रहा है 950, मतलब 50 रुपीज रास्ते में क्या हो गया, चोरी हो गया, कुछ तो हुआ है, यानी दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। 950 इसको रिसीव हुआ, घर तक लाने के लिए इसका खर्चा लग रहा है कैरेज 10,500, तो ये भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बट दिस डायरेक्ट एक्सपेंस इज फॉर 950 रेडियो सेट्स, वेयर एज गुड्स भेजने के लिए राखी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया इतना, एक फ्रेट का और एक इंश्योरेंस का, एंड दिस इज फॉर 1000 रेडियो सेट्स। अब क्या किया, गीता ने अकाउंट सेल भेजा ईयर एंड में, बोलती है कि मैंने सेल्स किया है 750 रेडियो सेट्स एट द रेट 9 लाख रुपीज टोटल, तो उसका टोटल सेल्स वैल्यू 9 लाख जो मुझे कंसाइनी से लेना है, उसका कुछ खर्चा हुआ है कैरेज का, वो भी वो रिकवर करेगी,
उसको कमीशन मिलना है सेल्स का 6%, 9 लाख का 6% 54,000। कुछ क्लोजिंग स्टॉक जितना उसके पास पड़ा है उसको रिपेयर करवाना पड़ा, वो एक्सपेंसेस भी कौन बॉन्ड करेगा? कंसाइनर। तो वो रिपेयर का कॉस्ट भी रिकवर कर लेगा फ्रॉम कंसाइनर। ये क्लोजिंग स्टॉक में आपका नहीं, दिस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होता है। एक बार गुड्स पहुंच गया उसके बाद आप कोई खर्चा कर रहे हो, देन इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला, 950 टोटल उसके पास पहुंचा था, 750 सेल कर दिया, तो बचा कितना? 200 रेडियो सेट्स। और इस 200 रेडियो सेट्स का वैल्यू कितना होगा? उसका परचेज वैल्यू है 900, 200 इंटू 900 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो जन का है, एक कंसाइनर का और एक कंसाइनी का। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया था वो था फॉर 1000 रेडियो सेट्स, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लिया 200 रेडियो सेट्स के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। एंड कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया है दैट इज फॉर 950 रेडियो सेट्स, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के 200 रेडियो सेट्स के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है वो निकाला, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया। अब है एबनॉर्मल लॉस। टोटल एबनॉर्मल लॉस है 50 यूनिट्स, 50 इंटू 900 ये आपका एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा कॉस्ट में, दैट इज फॉर ये वाला फॉर 1000 है तो 50 के लिए कितना होगा? तो टोटल 45,545 आपका एबनॉर्मल लॉस है। उसमें से हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है हम आपको क्लेम दे देंगे 35,000। सो अवर नेट एबनॉर्मल लॉस इज 10,545। तो जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी 35,000, बाय एबनॉर्मल लॉस 10,545, और बाकी सारा आइटम्स और सब कुछ सेम है जैसा आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में किया, 3 में किया। किसमें? कंसाइनी अकाउंट में हम लोग एज्यूम करते हैं कि सेटलमेंट हो जाता है, वो रिसीव कर लेगा हम लोग पैसा, जो भी बैलेंस है रिसीव कर लो। हाँ मानेगा कि रिसीव कर लिया हमने, क्योंकि हम लोग हमारा पैसा उसके पास रहने नहीं देता है, वो मंगवा लेता है हम लोग, या तो अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेता है, तो हम लोग एज्यूम करेगा कि हम लोग ने मंगवा लिया वो पैसा, बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ठीक है, अब सीधा बना दो, सेम चीज तो वापस हम बस फेयरली लिखता है। ये मेरा करने से क्या होता है, मेरे को समझाने में इजी होता है, आपसे भी एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। नहीं एग्जाम में आप ये भी बना के आओगे ना ऐसे, और फिर बाद में फेयर वाला अकाउंट बना दिया, पूरा मार्क्स मिलेगा। ये वर्किंग नोट है, उसमें हेडिंग डाल देना वर्किंग नोट, ये पूरा वर्किंग नोट ही तो है, और क्या है, ये पूरा वर्किंग नोट ही तो है। यहाँ एक हेडिंग लिख देना वर्किंग नोट। हाँ एबनॉर्मल लॉस, तो भाई रेडियो सेट्स नॉर्मली खराब ही जाता है क्या? तुम 1000 भेजा है तो 1000 पहुंचना चाहिए ना, ये कोई तुम्हारा पेरिशेबल आइटम तो नहीं है ना कि रास्ते में खराब होगा ही होगा। उसके पास जो बचा हुआ था ना 200 रेडियो सेट क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा कुछ खराबी आ गया होगा। नहीं, स्टॉक का वैल्यू में ऐड नहीं होगा, इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। स्टॉक का वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स इज रिच टू इट्स यूजेबल कंडीशन या फिर डेस्टिनेशन पॉइंट। उसके बाद कोई भी आप खर्चा गुड्स पे करोगे, इट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जिससे जिससे जो फिगर्स नहीं निकल रहा था, डाउट है तो पूछ लो मेरे से। यस वहां तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएगा ना, सारा खर्चा ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। नंबर 5 समझ में आया? इफ ये समझ में आ गया देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।